हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए 2022 का ओरिजिनल पेपर जो कि विज्ञान का है, आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा A to Z सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। और कोड का नाम है आपका 824 BJ। तो अगर आपका दूसरा कोड है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मतलब कि टेलीग्राम पर इसको आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8318105051। तो जिन बच्चों ने 824 BJ कोड वाले दे करके आए हैं, वो अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं कि कितने में से कितने वो सॉल्व किए हैं, ठीक ना। तो पूरा A to Z आज की इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन बताने वाले हैं। बस खाली आप वीडियो को देख लो। चलो, क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है और खंड क से, जो कि आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो देखो, जितना मैंने मॉडल पेपर करवाया था, जितना मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाया था और जितना मैंने मैराथन क्लास लिया था, सारा का सारा क्वेश्चन सेम टू सेम वही फंसा है। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आया है। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक आपका हीरा में ज़्यादा होता है। किसमें होता है? हीरा में ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष किसका हम यूज करते हैं? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने, मैं जिस ऑप्शन को बता रहा हूँ, अगर आप उस ऑप्शन पे टिक करके हैं तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर मिलता चला जाएगा, ठीक ना। अब चलो, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध है। तो सभी लोग जानते हैं, एक फेमस ही फार्मूला होता है कि बी बराबर फाई बाई ए होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। अब चलो, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से उतना ही दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो, दर्पण का एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पे v और u दोनों का मान आप 30 सेंटीमीटर रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन करके मैंने बताया था। और ये जो क्वेश्चन बताया था, रटवाया था मैराथन क्लास में कि भैया आप इसे देख लो, पक्का आएगा। तो जितना मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन उसी में से फंसा हुआ है। तो एक रिलेशन होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, F बराबर R/2। और फोकस दूरी का मान यहाँ पे 40 दे दिया है, तो 40 गुणा 2 कर दोगे तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का मान निकल के आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूर की वस्तुओं को आसानी से अपने चश्मे में या अपने दर्पण में देख सके, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि वाहनों के पीछे साइड में लगे हुए हम चीज़ों के क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो फोकस दूरी का मान आपको 15 लेना है, और देखो v का मान आपको 10 लेना है, u का मान आप इससे निकाल लोगे कितना दूरी पर बनेगा, इस तरीके से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से वहाँ से निकालोगे, u का मान आपका यहाँ पे फाइंड होके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उतना हार्ड नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन मैंने करवाया था। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान इतना दिया है, इतना किलोग्राम, और आवेश इतना कूलाम है, एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो भी कार्यरत बल होता है उसका मान निकालना है, फिर यहाँ पे त्वरण का मान निकालना है। तो मैंने बताया था F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है आपका BIL sin थीटा। तो वो वाला फार्मूला लगाओगे, आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन
कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब कि आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से करोगे तो आपके यहाँ पे 10 ओम निकल के आ जाएगा, ठीक ना। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आप निकाल करके बताओ। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसको लिखना है। साथ ही साथ आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कौन कौन सा दिशा मैंने बताया था, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने जो बोला था सेम टू सेम सारा का सारा क्वेश्चन वही फंसा है। मैंने चिल्ला कर बोला था कि भैया आप विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर तैयार कर लो, पक्का पूछा जाएगा 7 नंबर में। आ गया, लो देख लो, प्रूफ के साथ देख लो और मेरी वीडियोस को देख लो। पीछे जो भी मैंने आज से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 रात पहले अपलोड किया है, उसको आप निकाल करके देख लो। मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो विद्युत मोटर का आपका सिद्धांत बताना था, इसका रचना करना था, साथ में इसका वर्किंग को समझाना था, ठीक। और हम विद्युत मोटर का उपयोग के बारे में हम सबको लिखना था। अगला क्वेश्चन जो कि खंड ख से है और ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मैंने अभी ये भी क्वेश्चन चिल्ला करके बताया था कि तीनों विलयन का पीएच मान आप रट लो, उदासीन विलयन का, अम्लीय विलयन का, क्षारीय विलयन का। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान आपका 7 से अधिक होता है, ठीक। अम्लीय का 7 से कम होता है और शुद्ध जल जो कि आपका वाटर आता है उसका पीएच मान आपका 7 होता है। शुद्ध जल एक उदासीन विलयन होता है इसलिए उसका पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कापर। कौन सा हो जाएगा, कापर वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2, 2n+2। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र भी होता है CnH2n+2। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम बताइए। IUPAC नाम CH3, CH2, CH3। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो जिन बच्चों ने इसका IUPAC नाम ब्यूटेन लिखा था, किसका, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला का, ठीक ना, इसका वाला का। अब देखो अगला जो क्वेश्चन IUPAC नाम से पूछा गया है CH3COOH, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। अरे भैया मैंने बताया था कि जितने भी तत्व होते हैं आवर्ती नियम होते हैं, उसके सभी के सभी क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मैंने चिल्ला करके बताया था और इसका आप व्याख्या करना था, 2 लाइन में करना था, 2 नंबर का है। और निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करिए, ठीक। 2 रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, इसको पूर्ण करना है, ठीक ना। ये भी आसान क्वेश्चन है। और धावन सोडा का मीठा सोडा के नाम लिखना है, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम लिखना है और उसका केमिकल फार्मूला भी लिखना है आप सभी को। और मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, भैया आप रट लो रट लो रट लो। जितना मैंने बताया था सारा का सारा क्वेश्चन सेम टू सेम वही आया है, एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था। और संक्षारण क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। संक्षारण मतलब कि जंग लगना, ठीक ना। तो लोहे की जो भी वस्तुएं होती है हमारे जंग लगता है और जंग लगने का हम उपाय क्या करते हैं, उससे पेंट करते हैं या कार्बन मतलब कि जो भी हम कापर का या एल्युमिनियम का हम क्या करते हैं, पर चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन कि साबुनीकरण, निर्जलीकरण, उदासीनीकरण, मैंने 3 अभिक्रिया के बारे में बताया था और 3 में से 1 पूछ दिया गया है, 3 में से 1 पूछ दिया गया। आप मेरे प्रीवियस ईयर के लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर उठा करके देखो, उसके बाद चैनल पर ट्रस्ट करो, ठीक ना, कि जो मैंने बताया था वो आया है कि नहीं आया है। आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित करो। आवर्त क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था कि कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं, उसके मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। अगला क्वेश्चन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जो जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। और सजातीय श्रेणी देखो कितना मैंने बताया था, जितना मैंने बताया था सारा का सारा क्वेश्चन A to Z सबका सब वही फंसा है। सजातीय श्रेणी मैंने बताया था, ठीक ना, जो कि 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। आप मेरे प्रीवियस ईयर एक बार प्रीवियस लेक्चर उठा करके एक बार देख लेना अगर चैनल पे ट्रस्ट नहीं है तो। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं कौन कौन सी होती है इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। खंड ग में आगे आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आप मैच कर लो, कितना सही किए हो कितना गलत किए हो। वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसे हम बोलते हैं अपचयी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयी अभिक्रिया। देखो ये जिसने भी टिक किया है सामान्य अभिक्रिया उसका गलत है, अपचयी अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्मदा या
पाइलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन 3 की वजह से होगा या विटामिन 5 की वजह से होगा, ठीक ना। विटामिन 3 आप ऑप्शन में नहीं है, अब विटामिन 5 को आंसर टिक करना है, ठीक ना, थर्ड नंबर को। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे सांस लेने की ऑपरेशन में क्या करता है? ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है तो किसके वजह से होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत है, सुक्रोज के रूप में होगा, फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है? इसके बारे में चर्चा किया गया था। परागकण का नामांकित चित्र बनाओ। देखो मैंने बताया था ना, परागकण अंडाणु विषाणु का सबका यहाँ पे नामांकित चित्र बना करके यहाँ पे सबको तैयार करके जाना है। और तंत्रिका तंत्र का भी मैंने बोला था कि फिगर भैया आप सीख लो। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? कोई दो एग्जाम्पल लिखिए। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। एक संकर तथा द्विसंकर, संकरण से आप क्या क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं? कि दो लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। दोहरा संचरण क्या होता है स्पष्ट करिए। अगला क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो और परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों के बारे में लिखो। परिवार नियोजन पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में दो विधियां मैंने बताया था। कौन कौन सी विधि बताया था आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर को उठा करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका दे दूंगा। अगला क्वेश्चन कि पुमंग तथा जयांग में अंतर स्पष्ट करो और दोनों के कार्य समझाओ तथा परागकण तथा निषेचन में विभेद करो। ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके भी बारे में हमने चर्चा किए थे कल रात के बारे में। एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इसमें प्राप्त पीढ़ी का जिन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप भी बताइए। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो जितना मैंने क्वेश्चन बताया था सारा का सारा क्वेश्चन A to Z वही फंसा हुआ है। तो जिन लोगों को अभी भी ट्रस्ट नहीं है तो भैया आप क्या करो, मेरे प्रीवियस लेक्चर को उठा करके एक बार देख लो कि जो भी मैंने मैराथन क्लास लिया है, जो भी मैंने MCQ करवाया है, जो भी मैंने लघु उत्तरीय और जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताया है सब फंसा है कि नहीं फंसा है। अगर फंसा है, अगर आप मेरे चैनल पे ट्रस्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।